हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और ईश्वर करे आप ठीक ही रहें। ठंड बहुत हो रही है, अपना बचाव भी रखें, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें और पढ़ाई भी मेहनत से करें क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ क्या है एग्जाम होने वाला है, तो उसकी तैयारी लगातार करते रहें और हमारी वीडियो को जरूर देखते रहें। कमेंट और शेयर जरूर करें, साथियों के लिए भी बताएं क्योंकि हिंदी मीडियम का एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम। इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है। इसको जरूर आप सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अपने साथियों को जरूर इसके लिंक को शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने पिछले वीडियो में आपको 346 एक्स वी चौथे सेट के हमने आपको प्रश्न 5 तक पूरा करा दिए थे। अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे प्रश्न देखिए, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? स्थैतिक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपके, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? हमने आपको बताया था कला संबद्ध स्रोत वे होते हैं जिनमें जो है उनके बीच कलांतर नियत रहता है, वो आपके कला संबद्ध स्रोत होते हैं। ठीक, अच्छा, ये आपको हम बता चुके हैं अच्छी तरह से। स्थैतिक व्यतिकरण पैटर्न के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होते हैं? व्यतिकरण प्रतिबंध के लिए हम 20 शर्तें आपको बता चुके हैं। ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से पिछले सेट में। अब हम प्रश्न बात करते हैं छठे के अथवा। उत्तर नंबर 6 का अथवा। देखिए इसमें क्या दिया है, एक पतले झिल्ली द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। इसमें आपको आरेख बताना है कि किस तरह से बनता है। तो देखिए बहुत आसान सा है। इसमें क्या करते हैं, एक जो है पतला रेखा क्षेत्र है इस तरह से और झिल्ली है ये, और इसके सामने यहां पर एक उत्तल लेंस रखा हुआ है। यहां पे प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, बिंदु प्रकाश स्रोत, और इससे जब प्रकाश किरणें निकलेंगी इस पर टकराने के बाद ये इसका समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात इस तरह से ये समांतर द्वितीय तरंगाएं इससे निकली, सॉरी, प्रकाश स्रोत से क्या तरंगाएं निकलती हैं और तरंगाएं जो हैं वो उत्तल लेंस से टकराने के बाद इस रेखा क्षेत्र में पड़ेंगी, अर्थात यहां से समांतर पड़ती हैं। कहने मतलब ये हुआ समतल तरंगांग। समतल तरंगांग इस रेखा क्षेत्र AB पर आके पड़ता है, तो यहां जैसे टकराएगा उसे द्वितीय तरंगाएं निकलेंगी और आगे क्या है, पर्दा रखा हुआ है। पर्दा और रेखा क्षेत्र के बीच में एक लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस, और इससे निकलने वाली जब ये टकराएंगी तरंगिकाएं तो ये पर्दे पर क्या बनाएंगी, पैटर्न बनाएंगे, अर्थात फ्रिंजिंग यहां बनेगी। इस तरह से ये पी बिंदु को मान लीजिए पर्दे को बना रही हैं, इसको हम लंब डालते हैं ऐसे करके। रेखा क्षेत्र के बीच की दूरी जो है, इसी तरीके से इस बिंदु से इस बिंदु से टकरा निकलेंगी, वो इस तरह से टकराएंगी आपकी। ये O बिंदु पर और यहां से भी निकलेंगी, समांतर पहले निकलती है इस तरह से। ये यहां, ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट क्या होता है, रेखा क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच में पर्दे पर एक बहुत चमकीला सा पैटर्न प्राप्त होता है जिसमें अधिकतम प्रकाश होता है, अर्थात चमकीली हमें फ्रिंज प्राप्त होती है। इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ निष्ठ और उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं जिनकी तीव्रता लगातार घटती हुई होती है। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न हो गया विवर्तन का। पैटर्न मतलब प्रतिरूप। देख लीजिए इसको, बहुत आसान तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
आगे बात करते हैं। थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ाई हमने क्योंकि एग्जाम आपका आ रहा है करीब में और सिलेबस अभी आपका बहुत करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 7 का जो प्रश्न है वो हम आपको बता चुके हैं। पीएन संधि डायोड के लिए पूर्णतः दृष्टकारी के लिए आरेख खींचिए, क्रियाविधि बताइए, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप में भी दिखाइए। इससे पहले वाले सेट में हम आपको फुल वेव रेक्टिफायर बता चुके हैं, उसमें हम आपको नहीं बताएंगे। इसका अथवा जो है वो नैंड गेट से संबंधित है, गेट आपके उसमें है नहीं, इसलिए ये भी छोड़ देंगे। अब 8वां प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर 8। उत्तर 8 इसमें है किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। 1 फैरेड विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत धारिता संधारित्र की क्या है? संधारित्र क्या है? चालक होते हैं। तो किसी भी संधारित्र का काम क्या होता है? वो अधिक से अधिक जो है वो आवेश को संचय करने का क्या है? एक माध्यम है ना। तो जैसे जैसे क्या है, किसी आवेश को हम धीरे धीरे किसी चालक को जैसे जैसे या संधारित्र को जैसे जैसे आवेश देते चले जाते हैं, उसका उसी रेशियो में, उसी अनुपात में उसके विभव में वृद्धि होती चली जाती है। अर्थात क्यू समानुपाती V, जितना आवेश देंगे उसमें विभव में वृद्धि उतनी ही होगी। तो Q बराबर क्या हो गया? C भी हो गया। C क्या है? संधारित्र की धारिता है, तो C बराबर हो गया Q बटे V। ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे देते हैं? किसी संधारित्र की जो धारिता है वो उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक। अब इसकी 1 फैरेड की परिभाषा कैसे देंगे? Q बराबर 1 कूलम और V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या हो गया? 1 फैरेड। ठीक है। 1 फैरेड की परिभाषा देंगे तो बड़ा आसान तरीका है। अगर हम किसी भी चालक को या संधारित्र को की प्लेट को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उस संधारित्र की जो धारिता है वो 1 फैरेड होती है। एक बार फिर समझ लीजिए, किसी भी चालक अथवा संधारित्र को 1 कूलम आवेश देने पर अगर उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो जो धारिता होती है संधारित्र की 1 फैरेड कहलाती है। समझ गए होंगे आप। इसके बाद में इसमें नीचे क्वेश्चन दिया है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेट के बीच आंशिक रूप से वैद्युत पदार्थ रखा है तो संधारित्र की धारिता आप बताइए। हमने इससे 2 सेट पीछे हमने आपको बताया था समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र, तो आप वहां पे आप देख लीजिए इसे। इसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा दिया है। 8 का अथवा देखिए, 8 का अथवा में क्या दिया हुआ है? 8 के अथवा में कहा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में क्या अंतर है। गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी विद्युत विभव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में क्या संबंध होता है? आप जानते हैं, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस dV/dr या डेल्टा V अपान में डेल्टा R कह सकते हैं, डेल्टा V अपान डेल्टा X भी कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। विभव प्रवणता, ये विभव प्रवणता ही तो है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, एक ही बात है। ये संबंध इसका आ गया। तो विभवांतर हो गया आपका dV होगा, dr हो गया, और आपकी E क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो इन दोनों में ये संबंध है आपका। ठीक है। अब इसमें क्या है? गैस के नियम से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब इसमें हमें व्यंजक भी प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी
इसके साथ लगा हुआ क्वेश्चन। अर्थात आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध ये करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के लिए क्या होगा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन जी 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार ले लेंगे। ये तार हमने ले लिया, देखो आपको बना दें। ठीक हो गया, ये तार हो गया। और इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। और इसकी लंबाई गॉसियन पृष्ठ की जो है L है, ये धनावेशित है यहाँ से, ऐसे यहाँ आवेशित धनावेशित है। स्मॉल r दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव है dA, जिसका वेक्टर dA वेक्टर ये है, और ये धनावेशित है, इसलिए बिंदु P मान लीजिए यहां से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी इस तरह से। देखिए यहां पर क्या है, एक हमने अनंत विस्तार का क्या हुआ, एक चालक तार ले लिया, और जिससे हमें स्मॉल दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तार की चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसकी लंबाई L है। ठीक, अब इस पृष्ठ के बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं जिसका वेक्टर dA वेक्टर है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस होने की वजह से P बिंदु पर बाहर की ओर है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर के बीच जो कोण है वो शून्य होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाले हम फ्लक्स की बात करते हैं, छोटे भाग की, उससे निकाल लेंगे। फिर ऐसे छोटे छोटे भागों का क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करना होगा, उनका समाकलन कर देंगे, तो पूरे जो है गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की गणना हो जाएगी। अब सिरों की बात करते हैं। सिरों पर देखिए, ये क्षेत्रफल यहाँ भी सिरे पर है, इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर होगी, और उसका जो क्षेत्रफल का वेक्टर है dA वेक्टर, ये जो है ऊपर की होगा, अर्थात उनके बीच में क्या है 90 डिग्री का, इस सिरे पे भी ऐसे ही होगा। और आप जानते हैं फाई E बराबर क्या था, EA cos थीटा। अब थीटा जब 90 आ जाएगा तो सिरों पर जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसका मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले dA क्षेत्रफल से निकलने वाले, dA अवयव से निकलने वाले फ्लक्स की गणना। देखिए, क्षेत्रफल dA से गुजरने वाले वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E कहलाएगा। d फाई E बराबर क्या होगा, E dA cos 0 बराबर होगा E dA। ठीक है, सिरों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन
पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, ई बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट मतलब समाकलन, इस छोटे छोटे शब्दों को जोड़ जो है वो समाकलन कहलाता है। अब ये जो इंटीग्रेशन ए डी ए है, जो पृष्ठ आपका है वो कैसा बेलनाकार है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच, एच की जगह पे एल हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, फाई ई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल, ठीक, ये क्षेत्र हो गया वक्र पृष्ठ का। अब हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, गॉस के प्रमेय से, तो इसकी जगह क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होगा ई गुणा 2 पाई आर एल, इसको क्या करेंगे, तो यहां से ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल इंटू आर, ठीक है, इतना आप समझिए, देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए अब इसमें क्या करना है, जो क्यू अपान एल है इसको ऊपर ले जाइए, ई बराबर क्यू अपान एल 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे ए, तो यहाँ लिखिए लैम्डा, तो ई बराबर लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ये आपका डेरिवेशन। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं उससे।